मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन इनिशिएशन की जो क्रिया है वो प्रोकैरियोट्स के समान ही संपन्न होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर एक एमआरएनए के ऊपर कंसेंस सीक्वेंस होती है, जबकि ट्रांसलेशन जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है उसके अंदर ऐसी कोई भी कंसेंस जो सीक्वेंस है वो नहीं होती है। और यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसलेशन की क्रिया है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। और उसके अलावा जो ट्रांसलेशन होता है यूकैरियोट्स के अंदर, उनके अंदर जो एमआरएनए है उसमें 5 डेस एंड के ऊपर कैपिंग और 3 डेस एंड के ऊपर पॉलीएडिनाइलेशन होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर किसी भी तरह की कोई पॉलीएडिनाइलेशन या किसी भी तरह की कैपिंग उपस्थित नहीं होती है। इनिशिएशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो है एटीएस राइबोसोम, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स हैं EIF1, EIF1A, EIF2, EIF2B, EIF3, EIF4F। इसके अंदर सब यूनिट्स हैं EIF4E, EIF4A, EIF4G और दो प्रोटीन्स हैं EIF4B, EIF4H। उसके अलावा तीन फैक्टर्स हैं EIF5, EIF5B, EIF6 और एनर्जी सोर्स हैं ATP और GTP। अब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स क्या काम करते हैं? EIF2, इसका काम होता है मिथियोनिन टीआरएनए के साथ बंध करके इसे राइबोसोम के ऊपर लेके आना। EIF2B का जो कार्य होता है वो होता है कि जो EIF2 के अंदर जो GTP है उसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद जब GDP बच जाता है तो इस GDP को वापस से GTP में कन्वर्ट करना। EIF1 और EIF1A, इनका कार्य होता है इनिशिएशन कोडॉन की स्कैनिंग करना। EIF3 का काम होता है 40S राइबोसोम के साथ में जुड़ करके इसकी जो लार्ज सब यूनिट है 60S सब यूनिट, उसको इन दोनों सब यूनिट को वापस में जुड़ने से रोकना। EIF4F एक हीट्रोट्राइमेरिक जो प्रोटीन है और इसका कार्य होता है ये कैप बाइंडिंग प्रोटीन जो है, यानी इसका एक सब यूनिट है EIF4E, उसको 40S राइबोसोम के साथ में जोड़ने का काम करता है। और EIF5 का जो काम होता है वो होता है GTP हाइड्रोलाइसिस को इंड्यूस करना। और दूसरा है EIF5B का कार्य कि जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट है उनको आपस में जोड़ने के लिए प्रेरित करना। और EIF6 जो फैक्टर है उसका काम होता है कि जो राइबोसोम की दोनों जो सब यूनिट होती है उनको आपस में जोड़ने से रोकना, लेकिन EIF6 जो है वो 60S सब यूनिट के साथ में जुड़ता है। अब सबसे पहले ये आता है कि जो फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर EF2, उसके अंदर कुछ सब यूनिट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये EIF2 फैक्टर जो है वो सबसे पहले क्या करता है कि जो टीआरएनए है उसके साथ में जुड़ जाता है और टीआरएनए के साथ में मिथियोनिन टीआरएनए के साथ में या इनिशिएटर टीआरएनए के साथ में जुड़ता है। और इसको जुड़ने के लिए जो एनर्जी सोर्स चाहिए वो है GTP। या GTP का जब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो EIF2B वापस से GTP का निर्माण करने का काम करता है। 43S कॉम्प्लेक्स। अब 43S कॉम्प्लेक्स किस तरह से बन जाता है, तो जो EIF3 फैक्टर जो है वो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट यानी 40S सब यूनिट के साथ में जुड़ जाता है। और जो एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना था EIF2 मिथियोनिन टीआरएनए और जो 40S सब यूनिट है, इन तीनों को मिला करके यानी EIF3 जो फैक्टर है वो जब राइबोसोम के साथ में जुड़ जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे नाम दे दिया जाता है 43S कॉम्प्लेक्स। यानी जो EIF3
tRNA और mRNA, ये सारे जो है 43S कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो इस दौरान जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और वापस से जो EIF2B है वो जीटीपी का निर्माण कर देता है। अब ये कि जो ट्रांसलेशन फैक्टर है EIF4F, वो एक हेट्रोट्राइमर है। उसके अंदर 3 तो सब यूनिट्स हैं, EIF4G, 4E और 4A। इन तीनों यूनिट्स के अलग अलग कार्य हैं कि जो G है 4G वो स्कैफोल्ड प्रोटीन है। स्कैफोल्ड प्रोटीन होने की वजह से जो mRNA के साथ में जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स हैं वो, और tRNA के साथ में जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं, यानी तो जो 43S कॉम्प्लेक्स है वो दोनों आपस में जुड़ सके, तो उसके लिए जो स्पेस है वो स्केफोल्ड प्रोटीन की सहायता से मिल पाता है। EIF4E उसका काम होता है कि जो mRNA का 5 डेज एंड है उसकी जो मिथाइलेशन कैप है उसके ऊपर जुड़ने का काम करता है। और EIF4A एक हेलिकेज प्रोटीन की तरह कार्य करता है और इसे जो हेलिकेज एक्टिविटी है वो प्रोवाइड कराता है EIF4B। और हेलिकेज का काम होता है कि जो 5 डेज जो एंड है mRNA का उसको अनवाइंड रखना, यानी mRNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, उन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्रिएट होने से बचाने का काम करता है EIF4A। और कुछ फैक्टर्स हैं जैसे EIF4 जैसे बी है, तो उसका काम हो गया हेलिकेज को स्टिमुलेट करने का। और जो 3 डेज एंड है mRNA का, वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि पॉलीएडिनाइलेशन को कॉज करती है, उन्हें नाम दे दिया जाता है PABP। इंटरेक्शन ऑफ कैप बाइंडिंग प्रोटीन एंड PABP, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो 5 डेज एंड है mRNA का उसके ऊपर जो EIF4F का जो टोटल जो हेट्रोट्राइमर है वो, और 3 डेज एंड के ऊपर जो पॉली एडिनाइलेशन बाइंडिंग जो प्रोटीन है वो जुड़ रखी है, उन दोनों के बीच में, यानी जो दोनों तरह की प्रोटीन्स हैं, एक तो EIF4F के जो फैक्टर्स की प्रोटीन है और यानी वो 5 डेज एंड की ओर है, और 3 डेज एंड के ऊपर जो पॉली एडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है। अब ये कि पॉली एडिनाइलेशन जरूरी क्यों है? 3 डेज एंड mRNA का जो 3 डेज एंड है उसके ऊपर पॉली एडिनाइलेशन होने की वजह से क्या होता है कि दोनों तरह की प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो पाता है। इंटरेक्शन का मतलब हो जाएगा कि 5 डेज एंड के ऊपर जो EIF4F प्रोटीन जुड़ी थी उनकी, और जो 3 डेज एंड के ऊपर पॉली एडिनाइलेशन जो प्रोटीन्स हैं उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाए, इसलिए पॉली एडिनाइलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो क्या करता है कि मतलब एनहांस करता है राइबोसोम की जो कैपेसिटी है mRNA के साथ में और जो फैक्टर्स हैं उनके साथ में जुड़ने की और इनिशिएट करने की जो कैपेसिटी है उसे एनहांस कर देता है। अब है कि इनिशिएशन कोडॉन को स्कैन कौन करता है, यानी यूकैरियोट्स के अंदर ऐसी कोई कंसेंट सीक्वेंस नहीं है जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर साइन डेलीग्रेनो सीक्वेंस होती है, इसलिए यहाँ पर जो इनिशिएशन कोडॉन है उसे स्कैन करना पड़ता है यूकैरियोट्स के अंदर, और वो जो स्कैनिंग का काम है वो करती है दो इनिशिएशन फैक्टर्स करते हैं, EIF1 और EIF1A। अब क्या होता है कि जो mRNA है उसके साथ में EIF4F की सारी प्रोटीन्स हैं और tRNA हैं और राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं और अब जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो होता है 48S कॉम्प्लेक्स। अब जो EIF फैक्टर है उसका काम होता है जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करना, और इसका रिवर्स काम जैसे EIF2B वो काम करता है जीटीपी का वापस से निर्माण करना। इसके स्कैनिंग होने के बाद में जो EIF2 फैक्टर है और EIF3 फैक्टर्स जो है वो दोनों के दोनों रिलीज हो जाती हैं, और इस तरह से जो EIF5B जो फैक्टर है उसका ये काम होता है कि जो 48S कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में जो 60S सब यूनिट है राइबोसोम की उसको जोड़ना। अब कोजेक सीक्वेंस है, यानी जब जो इनिशिएशन कोडोन है उसकी स्कैनिंग होती है तो उसकी स्कैनिंग को
मतलब बढ़ाने के लिए या उसकी स्कैनिंग में हेल्प करने के लिए कुछ सीक्वेंस होती है। उन सीक्वेंस को सबसे पहले कोजिक साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया, इसलिए इन्हें कोजिक सीक्वेंस नाम दे दिया जाता है, जो कि स्कैनिंग में हेल्प करती है। और उनका जो बेस सीक्वेंस है वो है 5-ACC AUG G 3 अब फाइनल स्टेप्स है कि किस तरह से जो 40S सब यूनिट है उसके साथ में EIF3 जुड़ता है। देन जो tRNA के साथ में EIF2 जुड़ा हुआ था, और ये दोनों की दोनों किस तरह से राइबोसोम के साथ में आकर के जुड़ जाते हैं। देन mRNA किस तरह से जुड़ जाता है, किस तरह से EIF4F की जो स्कैफोल्ड प्रोटीन है, जो जी जो प्रोटीन है, वो किस तरह से mRNA को tRNA के साथ बाइंड करने में हेल्प करती है, और किस तरह से 48S कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है, और किस तरह से जो दो फैक्टर है EIF1A1 और EIF1A स्कैनिंग का काम करते हैं। देन EIF5 और 5B ये दोनों हेल्प करते हैं जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, उसको स्मॉल सब यूनिट के साथ में जोड़ने का। और फाइनली ATS जो राइबोसोम है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये इलॉन्गेशन के लिए एंटर हो सकता है। उसके बाद में है कि भई किस तरह से एक राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जुड़ी हुई होती है, किस तरह वो अलग हो जाती है, कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से जो मेथिओनिन tRNA है वो इनिशिएशन फैक्टर के साथ में ऐड होकर के mRNA के ऊपर पहुँचता है, किस तरह से ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है, किस तरह से GTP का हाइड्रोलाइसिस होता है, और वापस से जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट है वो किस तरह से निर्मित हो जाती है। थैंक यू।